नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हमारे खास मेहमान हैं तपन भट्टाचार्य। तपन जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। तपन भट्टाचार्य समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। लोक बिरादरी ट्रस्ट नाम की एक संस्था के प्रमुख हैं और कई क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, बच्चों के लिए और इसके अलावा कई संस्थाओं में सक्रिय हैं। तपन जी, बताइए अभी आप किन किन संस्थाओं में सक्रिय हैं और क्या कार्य करती है आपकी संस्था? अभी मूल तौर से प्रकाश भाई, मैं जो है आजीविका को एक मुद्दा मान रहा हूं, बाल अधिकार और शिक्षा को दूसरा मुद्दा मान रहा हूं, और तीसरा जो है जल संवर्धन और भूमि संरक्षण को मुद्दा मान रहा हूं। और मैं इन्हीं मुद्दों पर इस समय में विभिन्न संस्थाओं के साथ काम कर रहा हूं मध्य प्रदेश के पश्चिम अंचल के विभिन्न जिलों में। आप सेंधवा में कॉलेज में राजनीति शास्त्र पढ़ा रहे थे। पढ़ाई पूरी खत्म करने के बाद तो सरकारी नौकरी छोड़कर इस तरह एनजीओ बनाना, उसके लिए कार्य करना क्या रहा आपके लिए? हुआ यूं था प्रकाश भाई कि मैं बहुत जोश के साथ जो है सेंधवा में महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए गया था। मेरे पिता ने ये कहा कि आप एक बार जाके वहाँ पर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो है मैंने आपको ऐसा लगे कि आप एक बड़ी नौकरी में ना जाके और आप समाज सेवा में आ गए, लोगों को भी ये लगेगा कि इनको मौका नहीं मिला इसलिए इधर आ गए। तो मैं महाविद्यालयीन शिक्षा में पढ़ाने के लिए चला गया। लेकिन सेंधवा जो है हमारे पश्चिम मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है और वो पूरा जो है आदिवासी बहुल इलाका है। मैंने जब वहाँ कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि आदिवासी बच्चे जो वहाँ आते थे उनके दिमाग में उस तरीके की बातें हमारे देश के विकास, हमारे देश की राजनीति और हमारे देश के तमाम घटनाओं को लेकर होती नहीं थी। तो मुझे लगा कि ये तो एक बिल्कुल अलग टूटा हुआ इलाका है। तो मैं वहाँ गांव में जाने लगा और फिर मुझे ये लगा कि इन गांव में काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो समाज के साथ कदम के कदम। सेंधवा तो आदिवासी इलाका ही था, वहाँ हाँ। नौकरी करते हुए भी सेवा का कार्य कर सकते? नहीं, उसमें क्या हुआ कि काफी कन्फ्रंटेशन मेरे अपने इंस्टीट्यूशन में शुरू हो गए थे। वहाँ के लोकल लोग पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि आदिवासियों के साथ काम करने पे वो अपने अधिकारियों की बात करने लगे थे और उस बात को लेकर मुझे संस्थान से बहुत तनाव मिलने लगे थे। क्या काम करना शुरू किया था आपने? वहाँ पर मैंने जो है काम शुरू किया था शिक्षा को लेकर। वहाँ के स्कूल चलते नहीं थे, वहाँ के बच्चे बकरी, भैंस, गाय यही सब चराया करते थे। और दूसरा मैंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि जो आदिवासियों को जो कर्ज के नाम पर जो वहाँ के व्यापारी लोग बहुत कम पैसे को ज्यादा सूद से जो वापस लेते थे, उस सवालों को लेकर तो वहाँ मुझे मेरा एक वर्ग विशेष के साथ जो है एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। इसी बीच मामा बालेश्वर दयाल जो कि मेरे गुरु, उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुमको काम करना है और ऐसे शासकीय संस्थान में काम करना है तो तुम्हें ये ताजिंदगी जो है इस तरीके की। आप इंदौर में आपकी पढ़ाई हुई, हाँ, फिर आपकी नौकरी सेंधवा में लगी, हाँ। और मामा बालेश्वर दयाल जी कहाँ से, उनसे कहाँ संपर्क हुआ? मामा बालेश्वर दयाल से प्रकाश भाई मेरा संपर्क जयप्रकाश जी के मूवमेंट से ही हो गया था। उस समय ये लोग यहाँ पे इंदौर में जेल में थे और जब ये लोग छूटे तो फिर ये यहाँ पर जो है आया करते थे और मामा जी का बहुत संपर्क था। मैं उन दिनों बात होगी, ये कौन से साल? ये 77-78 की बात है और ये लोग 76 में जेल में थे और 77 में इमरजेंसी के बाद में मैं तब हायर सेकेंडरी पास करके कॉलेजिएट एजुकेशन की तरफ गया था। तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, आपकी इच्छा नहीं कि राजनीति में जाऊं तो ज्यादा बेहतर काम कर सकूं? नहीं, हम लोगों ने राजनीति में, सांसद बन जाते। हम लोगों ने राजनीति में कुछ साल तक काम किया था डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश के विचारों को लेकर। लेकिन आपको पता है कि सारे देश में जयप्रकाश जी और लोहिया जी की विचारधारा ही लगभग जो है खत्म हो गई और जो सोशलिस्ट जो धारा था वो विभिन्न पार्टियों में बिखर गया। तो फिर मुझे लगा कि हमें अपने बुनियादी सवालों पर काम करना चाहिए, इसलिए फिर मैं पार्टियों में नहीं गया। पहले आप लिखा भी करते थे, लेखक थे, आपका नाम था तपन भट्टाचार्य गगन। तो गगन कहाँ गायब हो गया? गगन इस तरीके से गायब हो गया कि कॉलेज में जाके जब छात्र राजनीति में गए तो छात्र राजनीति में सब तपन भाई करने लगे और इस तरीके से वो गगन नाम जो है लुप्त हो गया। लेकिन जहाँ तक, आप तो मेरे बचपन के साथी हैं, तो जहाँ तक लिखने का सवाल है उसमें कविताओं का मैं अभी भी लेखन मेरा चल रहा है। किताब की कोई योजना? हाँ, नई शताब्दी से पहले एक छोटी सी किताब मेरी आई है और उसमें मेरे महाविद्यालयीन दौर में जो मैंने कविताएं लिखी हैं उनका संकलन है। आप दो पत्रिकाएं निकालते हैं, चिरैया और अमराई। हाँ, क्या है पत्रिकाएं? ये चिरैया आदिवासी बच्चों के लिए हिंदी में निकलती है और अमराई जो है वो शहरी बच्चों के लिए हिंदी में निकलती है।
मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गरीब बच्चे होते हैं, ये जो बाल श्रमिक बच्चे होते हैं, इनके पास पढ़ने लिखने के लिए अपने कोर्स के अलावा कोई दीगर किताबें पहुंच नहीं पाती है। तो ये हम छापते हैं मित्रों के सहयोग से, और हम 1000 बच्चों में ये दोनों पत्र पत्रिकाओं को मुफ्त में बांटते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ें, उनको और भी जानकारी प्राप्त हो, और दूसरा वो हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से समझे। हमने चिरैया क्लब, अमराई क्लब भी बनाया है, और चिरैया आज की तारीख में आदिवासी समाज में बहुत बच्चों के लिए बहुत प्रिय पत्रिका के रूप में उभर रही है। आप मेला भी लगाते हैं कुछ बच्चों के लिए? अंतर भारती नाम की एक संस्था है, जिसे महाराष्ट्र के संत और जिनको कि आप कह सकते हैं कि वो गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी हैं, उन्होंने अंतर भारती, अंतर नहीं अंतर का मतलब होता है कि भारत को जोड़ो, निट इंडिया। तो उस नाम से हम लोग एक बाल महोत्सव करते हैं, जिसमें 3 दिन में करीब 4 से 4,500 बच्चा इकट्ठा होता है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल होता है, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है। उसके पीछे मूल उद्देश्य यह है कि समाज को बच्चों के रूप में हम अच्छे लीडर, अच्छे नेतृत्वशाली बच्चे प्रस्तुत करें। अभी जो बच्चों के लिए आपकी और क्या क्या योजना, एक निराश्रित बच्चों के लिए भी आपकी कुछ संस्था है, हम लोगों ने करती है? हाँ, हम लोगों ने अरमान नाम से निराश्रित बच्चों के लिए काम किया। इंदौर में चाइल्ड लाइन का फाउंडर मैं हूं, मैं ही इंदौर में चाइल्ड लाइन को मैं लाया था, और अरमान जो है निराश्रित बच्चों के लिए काम करता है। चिरैया अमराई काम करती है बाल श्रमिकों के लिए। एक हमने बनाई है स्कूल ऑन व्हील्स, चलती फिरती पाठशाला, जो पलायन पर जो परिवार आते हैं, और इंदौर में जो मॉल्स, फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कॉलोनीज, बड़ी बड़ी सड़कें जो बन रही हैं, उनमें जो मजदूर, आदिवासी मजदूर आता है और उनके बच्चे मारे मारे इधर उधर फिरते हैं, तो उन बच्चों के बीच में हमारी ये स्कूल ऑन व्हील्स, चलती फिरती पाठशाला जाती है और उन बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई करती है, और वो उनको सहज ज्ञान देके एक बेसिक कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन हम उनको देते हैं। और उससे लाभ ये होता है प्रकाश भाई कि बहुत सारे बच्चे फिर अगले मौसम में अपने गांव से अपने माता पिता के साथ पलायन पर इंदौर नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने का चाव आ जाता है और वो अपने गांव में ही पढ़ने लिखने में शामिल हो जाते हैं। ये हमारी एक सफलता है। अरमान में आप निराश्रित बच्चों के लिए कुछ चलाते हैं, भी संगठन चलाते हैं? अरमान जो है ये एक घर का नाम है। अरमान इंडिया एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, www.armanindia.org। ये एक, इसको हम एक फंडिंग एजेंसी के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जैसे और भी जो संस्थाएं काम करती हैं उनको हम संसाधन दें। और अरमान जो है वो एक चिल्ड्रन होम है, ऐसे बच्चे जिनका कोई भी नहीं है वो वहां पर प्रवेश पाते हैं, और उन बच्चों के पढ़ने लिखने, कपड़े, खाना पीना, रहना, इन सारी चीजों का जो है हम लोग वहन करते हैं। और आज की तारीख में 20 बच्चे वहां पर रहते हैं, जिसमें से 17 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, और वो सब लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों है लड़कियों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों? लड़कियों की संख्या इसलिए ज्यादा है इस समय कि जो आज की तारीख में जो समाज है वो ये देख रहा है कि जिस सदस्य के पास पैसा कमाने की ताकत नहीं है, जिस सदस्य के नाम पर पैसे की बोली नहीं लगाई जा सकती है, उनको समाज से दूर करने का एक तरीका है। और ऐसे समय में पुरुष बच्चे जो होते हैं उनको तो परिवार वाले रख लेते हैं, सिंगल पेरेंट परिवार होते हैं, पुरुष बच्चों को फिर भी मां रख लेती है, लेकिन अगर 2-3 लड़कियां हैं तो 1 या 2 को तो वो इस तरीके से निराश्रित आश्रमों में भेजी देते हैं। ये एकल परिवारों का एक दुष्परिणाम है, ऐसे परिवारों का दुष्परिणाम है जो परिवार टूट गए हैं, ऐसे परिवारों का दुष्परिणाम है जहां एक्सीडेंट में बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। और खुशी की बात है कि अरमान संस्था जो है जब से मैंने बनाई है वो पूरा इंदौर शहर के लोगों के भरोसे और उनके संसाधनों से चल रहा है। हम 1 रुपया भी जो है सरकार से प्रकाश भाई अरमान चलाने के लिए नहीं लेते हैं। अरमान के लिए बहुत से लोग आते होंगे आपके पास कि बच्चे हमें गोद दे दीजिए, हाँ। क्या प्रक्रिया होती है इसमें? कानूनी तौर पर इस प्रक्रिया को हम लोग अपनाते हैं और कोर्ट के थ्रू होता है। इसके लिए एजेंसी बनी है महिला बाल विकास के द्वारा, उसके तहत ये बच्चे गोद दिए जाते हैं। कोई बड़ा संघर्षपूर्ण कार्य आपका रहा इसमें? लोग विरोध भी करते होंगे। हाँ, इसमें संघर्षपूर्ण कार्यक्रम तो रहा है। जैसे जब हम लोग गांव में तालाब बनाने जाते हैं तो गांव के बहुत सारे लोग जो हैं काम करने वाले लोगों को भड़का देते हैं। मुझे आज भी याद है कि नालछा जो मांडव के नीचे एक गांव था, तो उस गांव में जब हम लोगों ने देखा कि गांव की जमीन बह के चली जा रही है, वहाँ की मिट्टी बह के चली जा रही है,
तो हमने किसानों से कहा कि तुम यहाँ पर जो है बागड़ लगाओ, पत्थरों की बागड़ लगाओ, मेड़ बनाओ। तो नालछा के कस्बे के सारे व्यापारी हमारे खिलाफ हो गए थे और उन्होंने ये कहा कि तुमसे ये मेहनत करवा देंगे और उसके बाद पैसा ये नहीं देंगे। तो वो किसान जो हमारे साथ जुड़ा हुआ था 4-4, 6-6 महीने से, वो हमारे विरोध में खड़ा हो गया था कि हमको ये काम नहीं करना है। लेकिन हमने किसी तरीके से उनको समझाया, उनके सामने पैसे रखे, क्योंकि हमको उस समय एक ग्रांट मिली थी और उसके द्वारा हुआ। और आज जब हम वहां जाते हैं तो 1.5 से लेकर 3 फीट तक उनके खेतों की जमीन जो है वो बची है। जो मेड़ 3 फीट ऊपर थी, वो मेड़ 3 फीट समतल हो गई है। तब वो आदिवासी किसान हमको देखकर कहता है कि साहब आपने बताया था तो आज हम लोग अपने खेतों में खेती कर पा रहे हैं, नहीं तो ये तो पत्थर हो जाते। बच्चों की संस्था चलाते वक्त भी बहुत विरोध के मौके आते होंगे कई बार। विरोध के मौके इस तरीके से आते हैं कि जब भी कोई बच्चा हमारे पास आता है तो एक तो जो एडॉप्शन वाले मामले में 2-3 लोग एक साथ जब आ जाते हैं बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, तब थोड़ी सी परेशानी होती है। तब अखबार वाले भी, कभी कभी मीडिया भी हमारे खिलाफ हो जाता है और सरकारी अधिकारी भी खिलाफ हो जाते हैं। और दूसरी खबर जब आती है, जब हम बाल श्रमिक बच्चों के लिए कोई मूवमेंट करते हैं, उनके लिए हम छापा मारते हैं, उनके बेहतर रिहेबिलिटेशन के लिए काम करते हैं, तो उस समय मुझे लगता है कि जो व्यापारी वर्ग है जो इन श्रमिक बच्चों से अपना काम करवाता है, वो बहुत ज्यादा हम लोगों को धमकियां देते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको देख लेंगे, आपने हमारे पेट पे लात मारी है, आपने इन बच्चों के पेट पे लात मारी है। तो इस तरीके से कन्फ्रंटेशन जो है लगातार आता रहता है। एक हमारा मामला और भी है जिसमें हम महिलाओं के लिए काम करते हैं, ऐसी महिलाओं के लिए कि जो वकीलों को फीस नहीं दे पाते, ऐसे महिलाओं के लिए भी हम लोग काम करते हैं। तो भी हमें कई बार जो है समाज से विरोध का सामना करना पड़ता है। वकीलों की भी कोई संस्था आपने बनाई है? हाँ, हम लोगों ने, जो हम समान विचारधारा वाले लोग हैं, वकील हैं, और जो एक सोशल राइट्स और डेमोक्रेसी पे और ह्यूमन राइट्स पे भरोसा करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग लार्ड बोलते हैं, हमने बनाई है। और उसी के तहत हम लोग जो है फ्री में कानूनी सलाह देते हैं और ऐसे लोगों की तकलीफों को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं जिनके पास वकील या कानूनी गतिविधियों में लगाने का पैसा नहीं होता है, तो उनको हम मदद करते हैं। लोक विकास अनुसंधान ट्रस्ट एक आपने बना रखा है, ये क्या करता है? ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हम ये मानते हैं कि जब तक समाज में शोध नहीं होगा तब तक हमें समाज की असली जो बीमारी है वो पता नहीं होगी। तो हम लोगों ने, चूंकि मैं प्रोफेसर रहा हूं, तो हम हमारे मित्रों में, जैसा कि मैं जहां पर भी रहा हूं वहां मैंने अपना एक छोटा सा समूह बनाया है। तो ये प्रोफेसरों की संस्था है और ये एकेडमिक जो पेपर्स होते हैं, शोध पत्र, उसके लिए हम लोग एक मध्य प्रदेश सामाजिक शोध समग्र करके एक जर्नल निकालते हैं। और साथ में जो है लोक विकास अनुसंधान ट्रस्ट जो है इस समय इंदौर विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के शोध अध्ययन केंद्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त संस्था है। और इसमें इस समय 35 लोग अपने अपने शोध का काम कर रहे हैं, जिनको आगे चलकर PhD डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की पदवी आवंटित होगी। आप जो कार्य कर रहे हैं इसमें इंदौर के लोगों का सहयोग कैसा मिलता है? इसमें 100% इंदौर के लोगों के बिना तो आप समझ लीजिए कि मैं काम करने का सपना भी नहीं देख सकता। इंदौर के लोगों ने ही मुझे वो हौसला दिया है, वो तवज्जो दी है, वो हिम्मत दी है। और मेरे जितने भी नवाचार हैं मैंने जो सोचे हैं, उन सबको उन्होंने जो है पैर दिए हैं, जिसके कारण आज की तारीख में मेरे सारे नवाचार के कार्यक्रम आगे चल रहे हैं। जैसे कि स्कूल ऑन व्हील्स के लिए मुझे एक साथी ने 16 लाख रुपए की बस दे दी, बस ही दे दी है कि आप ये बस ले जाओ और आप चलाओ। एक ऐसे साथी हैं जो 20,000 रुपया प्रति माह मुझे देते हैं और हम चला रहे हैं। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम लोकल संसाधनों से ही प्रकाश भाई चल रहे हैं। इसके लिए हम सरकार के पास जाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। और आगे क्या योजना है आपकी? आगे बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो मेरा विषय है। और उस गरीबी से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो समस्याएं हैं, तमाम जो संकट हैं, और उनमें जो भी सेक्टर ऑफ द सोसाइटी उससे प्रभावित होगा, मैं उसके लिए काम करूंगा। चाहे वो किसान हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, वो सारे मेरे रडार के जिसे आप कह सकते हैं कि उसमें आएंगे, जिसे मैं कह सकता हूं कि दीज आर द कैचमेंट एरियाज ऑफ माई लाइफ एंड माई विजन।
घर पे झगड़े नहीं होते होंगे इस बात में? शुरू शुरू में होता था, लेकिन जब पत्नी को लगने लगा कि भाई नहीं, मैं तो काम करती हूँ और ये ज्यादा खाते भी नहीं है, ज्यादा पहनते भी नहीं है, तो अब उनको लगा कि यार मितव्ययिता के साथ अगर ये आदमी मेरा पार्टनर बना हुआ है तो इसके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं उस तरीके से अपनी मैं खद्दरदारी हूँ, तो उस तरीके से मैं अपनी जिंदगी को चला रहा हूँ। अब झगड़े हमारे बीच में नहीं होते। तपन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।